वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 15 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम नज़र डालेंगे, ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर किया जा सके। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव फॉर्म फिल करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रश्न पीटी प्लस मेंस के पूछे जाते हैं उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। लगातार आप लोगों का सहयोग बढ़ रहा है, तो सभी लोग अपने इंटरनल डेवलपमेंट के लिए यह काम जरूर करिए, ताकि आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कर सके अपने अध्ययन अध्यापन के लिए। आगे बढ़ने से पहले और भी आप लोग को चीज़ें हैं, युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है और टेलीग्राम चैनल पर भी इसके लिंक दिए रहते हैं, तो आप लोग सभी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं जहां से युक्ति आईएएस आपको लगातार लाभ दे रहा है। आप ऐप पर आते हैं तो बहुत से टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, जो आप लोगों को जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, आप में अगर इंटरनल इम्प्रूवमेंट चाहिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो युक्ति आई इसका टेस्ट जरूर दीजिए। आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम में किस रूप से डाइवर्ट सिली मिस्टेक करते हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग प्रयास कर सभी सेगमेंट में है, वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, कोई भी आप स्टेट पीसीएस फिल करते हो, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी देते, सभी के लिए टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग इसे लाभ ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तवांग मुद्दे पर मैंने लास्ट जो परसों का जो वीडियो था उसमें मैंने कवर किया था, तवांग में ऐसा मुद्दा क्यों उभर कर सामने आया, इससे राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय हित किस रूप से प्रभावित हो रहे हैं, सभी मुद्दे पर मैंने चर्चा किया था। तो आप लोग उस न्यूज़ को बेहतर तरीके से देखिएगा, समझिएगा। वो जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है आप लोग का यह समझ विकसित करेगा कि क्यों चीन बार बार विवाद उत्पन्न करता है इन क्षेत्रों में। साथ ही साथ चीन के भी राष्ट्रीय हित है, जिसमें अभी आप लोग देख रहे होंगे कोरोना का वहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गया है, जो जीरो कोविड नीति है, तो आपको वो अपनाया गया, जिससे वहाँ की जनता त्रस्त हो रही है, लगातार विरोध उठ रहा है। और जो हित हैं, हित राष्ट्रीय हित, उसको कहीं विरोध प्रदर्शन न उभर कर आए, इसलिए बहुत से मामले ऐसे हैं जहाँ पर चीन एक मोर्चा खोलना चाहता है। ये सब मुद्दा मैंने आज कवर करूंगा, क्यों ऐसा कारण देखा जा रहा है, हिंद प्रशांत महासागर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं कवर करूंगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को समझनी होगी। ये आर्टिकल आएगा ना इससे संबंधित, उसमें मैं कवर करूंगा। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, उस पर हम लोग उस समय उसमें जाके कवर करेंगे। बस आप लोग यहाँ ध्यान रखना है, इस मामले में अमेरिकी जो है, अमेरिकी जो दूतावास है वो समर्थन कर रहा है, और चीन के जो बढ़ती दादागिरी है उसके संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट कर रहा है, साफ रूप से स्पष्ट कर रहा है कि चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और नज़र बनाए हुए ये अमेरिकी पक्ष है इस मुद्दे पर। पेंटागन जो रक्षा मंत्रालय, वहाँ का विदेश मंत्रालय, व्हाइट हाउस है, उनके द्वारा ये प्रतिक्रिया आई है। और ध्यान रखिएगा, ये प्रतिक्रिया जो आ रहा स्पष्ट रूप से आ रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ की बातों को समझा जा रहा है। जैसे पाकिस्तान के मुद्दे पर क्या होता है, अमेरिका है ना बीच का रास्ता अपनाता है, पर चीन के मामले में आप देखिएगा, इस यह है ना भारत की ओर झुका हुआ नजर आता है, क्योंकि इसके हित भारतीय हित के संदर्भ में ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अमेरिकी हित। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका हमेशा भारत की तरफ से बात बोलेगा, वो चाहे क्वाड के मामले में हो, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका के मामले में हो, या सीमा विवाद के मामले में हो, हमेशा चीन है ना, भारत है ना, चीन के भारत के समर्थन में अमेरिका रहेगा। पर वहीं पाकिस्तान के मामले में क्या करता है अमेरिका, वो बीच का रास्ता अपनाता है, वो भारत का भी कुछ हद तक समर्थन करता है, कुछ हद तक पाकिस्तान का भी समर्थन करता है। तो ये आप लोग को स्टेटस समझना होगा अमेरिकी नीति में भाजा। तो अमेरिकी नीति जब भी आएगी ना, ध्यान रखिएगा, इस मामले में, सीमा के मामले में आपको ध्यान रखनी जो बातें मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ जिस तरीके को, इस तरीके को समझना है। तो यहाँ पर बात की जा रही है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोग को भड़काने का काम कर रहा है चीन। और हाल ही में मैंने आप लोगों को रिपोर्ट एक पढ़ाया था, याद होगा, कि अमेरिकी दूतावास ने चीनी जो घुसपैठ होता है उसके संदर्भ में एक दस्तावेज जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि गलवान का घाटी हो या इस प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप मुठभेड़ हो रहा है, तो उसमें चीन चाहता है कि
दबाव इस क्षेत्र में बनाए रखें। मैंने इससे रिलेटेड एक आप लोगों को दस्तावेज पढ़ाया था, याद होगा जितने लोगों को, तो वो बैकग्राउंड में रखना आप सभी लोगों को, वो दस्तावेज को अपने माइंड, कॉन्शियस माइंड में रखना है कि चीन ये क्यों करता है। चीन के लिए देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, दो मोर्चे, एक हांगकांग का मोर्चा है और एक भारतीय मोर्चा, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ कवर कर देता हूँ ऐसे भी, देखिए चीन यहाँ पर ऐसे चीन है ना, सटा हुआ क्षेत्र, भारत ऐसे, चीन ऐसे भारत के संदर्भ में सटा हुआ, हांगकांग आपको यहाँ पर इसी सटा हुआ क्षेत्र हांगकांग है। तो चीन के पास दो विकल्प अभी अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध को के संदर्भ में देखने को मिल रहा है। जो राष्ट्रीय विरोध चल रहा है ना चीन के, तो चाहता है कि हांगकांग और भारत के संदर्भ में इसका राष्ट्रीय विरोध जो हो रहे हैं उसको शांत करने के लिए काम कर सके। तो हांगकांग में अगर जाएगा तो क्या होगा, हांगकांग में जाएगा तो विश्व की जो भी संस्थाएं हैं, वो यूएन हो या देश, जो भी देश हो, वो प्रबल विरोध करेगा। तो इसलिए न चाहते हुए वो हांगकांग के मामले में नहीं जाएगा। अगर हांगकांग को वो जीतता है तो चीनी जो राष्ट्रीय विरोध है कहीं ना कहीं कम होगा और हांगकांग के प्रति वफादारी जनता में बढ़ेगी। इसलिए न चाहते हुए भी ना हांगकांग के संदर्भ में चीन है ना मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है। पर भारतीय सीमा में आता तो वहाँ दो उसके फायदे होते, या तो वो दबाव को क्रिएट कर लेगा और साथ ही साथ चीनी जो राष्ट्रीयता है, जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा, उसको उजागर कर देगा और लोगों में देशभक्ति, अर्थात चीन के संदर्भ में बातें मैं कर रहा हूँ, देशभक्ति को क्रिएट कर देगा, जिसके वजह से ये चीज़ें आपको उसके राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय हित दोनों इसके सिद्ध हो जाएंगे। तो आगे जब मैं आर्टिकल अभी कवर करूँगा वहाँ पर ये चीज़ें आप लोग को स्पष्ट करूँगा। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप लोग को याद रखना है बैकग्राउंड में, कि चीन क्यों इन क्षेत्रों पर, अरुणाचल प्रदेश हो या अक्साई चीन हो, अक्साई चीन का क्षेत्र हो, क्यों ये बार बार आता है। जब भी देखिएगा चीन में आंतरिक कलह बढ़ती है ना, कलह बढ़ती है, तो आपको इन क्षेत्रों में आपको भारतीय सीमाओं पर आपको देखने को मिलेगा चीन के आक्रमण या घुसपैठ की रणनीति या कुछ सीमा निर्माण और स्वच्छता निर्माण जैसे कार्य आपको होंगे। वो गलवान का घटनाक्रम रहे या पेंगुइन का घटनाक्रम रहे या अभी आपको तवांग का घटनाक्रम रहे। तो आप देखिए जब भी चीन में हालिया, क्योंकि देखिए चीन 62 से बाद से कभी भी सक्षम युद्ध को लड़ा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सक्षम युद्ध कहने का मतलब दो देशों के बीच है ना आमने सामने वाले जो मार होता है ना, युद्धाभ्यास होता है, युद्ध होते हैं, उस युद्ध को नहीं झेला है। तो यहाँ की सेना 62 के बाद निष्क्रिय रूप से बस क्या हो गई, स्टैंड मोड में चली गई है। स्टैंड मोड कहने का मतलब कि वो केवल सुरक्षा के मानकों को तय कर रही है। इसलिए चीन है ना अपने सेनाओं को एक्टिव रखने के लिए भी ये सब काम करता है। जैसे कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखते होंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत और सीमा हमेशा विवाद होता है, तो दोनों समय गोला बारूद होते रहता है ना। पर चीन के मामले पर देखते हैं गोला बारूद कभी होता है, नहीं होता। तो इसलिए इन क्षेत्रों में चीनी सेनाओं को एक्टिव रखने के लिए ये सब घटनाएं की। देखिए ये सभी देश करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल चीन कर रहा है। अपनी सेनाओं को एक्टिव रखने के लिए इस प्रकार के विवाद को जन्म देगा। तो कुछ देर सेना एक्टिव रहेगा, जोश उसमें भरा रहेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तो पता चला सीमा एक तो यह इतना प्रदेश ठंडा है कि यहाँ जिंदा आदमी को जिंदा रहने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। तो सेनाओं में जोश रहे और वो देश के प्रति उनको लगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तो पता चला कि सेनाएं किसी और के लिए गठित की गई, उनके मनोबल गिर जाए और वो कुछ और ही कर लेते। इसलिए ये सब भी बैकग्राउंड में चलता है। केवल एक कारण यह नहीं होता है कि सीमा का उल्लंघन कर रहा है कोई देश, तो उसके पीछे यह रीजन रहता है कि वो किसी दूसरे देश के भूभाग को छीनने की कोशिश कर रहा है। एक कारण ये भी माना जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर रखिएगा और देखिए आने वाले समय में ये सब कॉन्सेप्ट आपको उसमें पता चल जाएगा। जैसे मैंने हिजाब मामले में आप लोगों को बताया था ना कि दो ही रास्ते विकल्प बचते हैं, या तो आप शैक्षणिक स्थानों को मुक्त रखिए इन धार्मिक आधारों के लिए, या तो आप पूरे लोग धार्मिक संस्थानों में जाइए अपने शिक्षा पूर्ति करने के लिए। तो मैंने ये बात बोला था आप लोगों को, जब भी हिजाब मामला आया था दो ही विकल्प बचते। और देखिए केरल के जो राज्यपाल हैं, जो आरिफ मोहम्मद जी, उनके बयान को सुनिएगा। मैंने कल वीडियो शेयर भी किया था, उनका भी यही कहना था कि इसके लिए अलग संस्थान बने हुए धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति करने, और ये सभी धर्मों में है। तो आप जाके वहाँ अपनी धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति करिए, पर शिक्षण संस्थानों को आप शिक्षण संस्थान ही बने रहने दीजिए,
जहाँ पर धर्म को उसके बाउंड्री के परिसर के बाहर रखिए। मैंने एक कंसेप्ट यहाँ बताया था, देखिए ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट हमारे सिस्टम में, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें चलता है, और उसी आधार पर आप लोग को चीज़ों को समझने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। देखिए एक घटना है, निर्मम घटना है ये, तो देखिए सामाजिक दायित्व के संदर्भ में या तो व्यवहारिक या अध्ययन अध्यापन में ये शब्द सही नहीं लगता है, फिर भी मैं इन शब्दों में एक स्पष्ट बात बोलूँ ना, जब तक हम सरकार बैकफुट पर रहेगी ना, तब तक यही घटनाक्रम होता रहेगा। देखिए दिल्ली में 12वीं कक्षा की छात्रा पर किसी ने फेंक दिया तेजाब फेंका, और उसके लिए देखिए कितनी व्यक्ति विशेष में कितना किसी घटना को करने के लिए कितना रणनीति अपनाता, कितना वो इसके लिए प्लानिंग करता, इससे समझा जा सकता है उसके कुपोषित दिमाग को कि वो क्या करना चाहता है। देखिए अगर इन्हीं में इस बिहाफ को नहीं समझिएगा, ये व्यक्ति जो एक्स व्यक्ति है, मान लीजिए क्या नाम है, सचिन है, हर्ष है, वीरेंद्र है, अगर इस व्यक्ति के ही बहन पर अगर गिर जाए तो ये दुनिया को अपने अनुसार देखना चाहेगा। अगर मान लीजिए इसके बहन पर कोई, इसके परिवार पर कोई तेजाब फेंकता है, तो यही 3 व्यक्ति है ना अभी विरोध करेगा, पर इस व्यक्ति ने किसी दूसरे लड़की पर तेजाब फेंका तो उसको लगा कि नहीं, मेरा पुरुषार्थ मेरा हीन हो रहा है, मैं किसी से बात करता हूँ, किसी और से नहीं बात करे। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसे है ना मनोविज्ञान के आधार पर ही डेवलप किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं ना, तो सारा सिस्टम प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ें स्थापित की हैं। तो आपसे है ना इंटरव्यू में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार की घटनाओं से कि तेजाब को तो प्रतिबंध किया गया है, तेजाब जो बिक्री है उसको खुले प्रतिबंध किया गया है दिल्ली में, फिर भी तेजाब बिक रहा है, जिससे ऐसी घटनाएं हो रही है। तो आप इस संदर्भ में आपकी राय क्या है, आप रहते तो क्या करेंगे, मान लीजिए वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट होंगे, तो आप किन किन रणनीतियों पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग उन विकल्पों को ढूंढना है जहाँ इसके जड़ से इन सब चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है। तो जड़ से समाप्त करने के लिए मनोविज्ञान जो कॉन्सेप्ट है उससे ब्रेन वॉशिंग की जा सकती है। और देखिए आप इन जैसे लोगों से है ना, जैसे स्कूल में जो विद्यालय में है, बच्चों को है ना एक सेशन चला सकते हैं जिसमें यह बताया जाएगा आपको सामाजिक कैसे बनना है। आप है ना किसी भी आधार पर नहीं सिखा सकते, व्यक्ति एक्स कोई व्यक्ति वाई जेड कोई व्यक्ति है, उसको सामाजिक आधार पर कैसे सोसाइटी में रहना, उसके दायित्व क्या है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। और हम बात करते हैं बाद में, जब ये बड़ा हो जाता है, 18 साल हो जाता है या उससे बाद जब वो निर्णय लेता है, हम सामाजिक होने का दायित्व कहते हैं। सोच के देखिए कितना हमारे शिक्षण संस्थान में डॉटफुल्स है, ड्रॉबैक है, लूप होल है, आपको ये समझने की जरूरत है। हम उसे बचपन से सामाजिक दायित्व और कर्तव्य समझाने वाले नीतियों पर चलाते ही नहीं, उसको पढ़ाते ही नहीं, कोई मनोविज्ञान उसको सेशन देते ही नहीं है। और जब वो 18 वर्ष का हो जाता है कोई बच्चा, तो उससे उम्मीद करते हैं क्या, वो समाज के प्रति जवाबदेह बने। तो कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा, आप ही सोच के देखिए, कैसे वो कोई व्यक्ति जवाबदेह बन सकता है इन वातावरणों में। तो हमें बेसिक देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एसी रूम में बैठ के निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं धरातल पर। तो क्या यह कभी सही उचित निर्णय हो सकता है? एसी से बाहर निकलिए, धरातल पर आइए, इस व्यक्ति विशेष का जहाँ रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वहाँ का मनोविज्ञान समझिए, मनोविज्ञान क्या है, उसके केस स्टडी को आप विद्यालय में बच्चों को समझाइए। हाँ बच्चा किसका गलती है, ऐसा नहीं कि कोई वो काम कर रहा है किसी धर्म पंथ या किसी विशेष से प्रभावित हो रहा है, या उसके मानसिक विकास उन क्षेत्रों में ऐसा ही डेवलप किया जा रहा है। तो आपको इस लेवल पर जाके काम करना होगा, ना कि क्या कि हम एक नियम एसी रूम में बैठ के, अर्थात विधायिका की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ और एसी रूम डीएम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि विधायिका नियम पास करे, एक एक्ट ला दे। क्या हुआ, निर्भया कांड में इसी रूम में बैठ के एक्ट ला दिया गया, विचार विमर्श कर दिया गया, धरातल पर क्या स्थिति उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग किया ही नहीं गया। और उसके बाद और निर्भया जैसे भी विध्वस्त घटनाएं घटी, हाल ही में आप देख सकते हैं आफ्ताब का मामला हो या उससे बाद हैदराबाद का मामला हो, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इन निर्णयकर्ताओं पर, वो विधायिका हो या इम्प्लीमेंटेशन जो डीएम कर रहा है उसका अधीनस्थ कर उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप सक्षम हैं या किसी समस्या का निदान करने के लिए या नहीं। तो यह जब तक विधायिका के कुछ अंग के लोग जाके ग्राउंड लेवल पर मनोविज्ञान कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं करेंगे, सामाजिक दायित्व के संदर्भों को नहीं समझेंगे,
तब तक हम इन सब चीज़ों को समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक और फॉल्ट है इन सब चीज़ों के लिए। तो आपको केस स्टडी के तौर पर इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आधार आप इन्हीं आधारों पर बताइएगा। और जहाँ तक मैं समझा हूँ अभी तक अध्ययन अध्यापन में, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एसी रूम में बैठकर किसी भी समस्याओं का हम निर्णय और उसका समापन का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं। और धरातल पर जाके हम मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भों को नहीं समझते हैं और एसी रूम में बैठकर हम देखिए चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो निर्भया कांड हो या तेजाब मामला हो या इस प्रकार की और भी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं घटेगी उसमें ये बात आपको निकलने मिलेगा। अब बहुत सी चीज़ें समझने की जरूरत है, इशारा ही काफ़ी होता है। देखिए एक चीज़ और है, देखिए बिहार में शराबबंदी है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग बताइए, बिहार में शराबबंदी कब से स्टार्ट की गई, लागू कब हुई है और पूर्णतः प्रतिबंध कब किया गया है? दो क्वेश्चन यहाँ है। और चलिए दो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तब तक मैं बिहार के शराबबंदी पर थोड़ा सा आलोचनात्मक थोड़ा कर लूँ। यहाँ तो पॉजिटिव बातें की जा सकती है, शराबबंदी से क्या है नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि शराबबंदी करने के बावजूद भी बिहार में खुले तौर पर शराब मिलती है? दूसरा एक चीज़, एक प्रश्न। दूसरा ऐसी घटनाएं जहां पर शराब के सेवन से 30 लोगों की मौत, इससे पहले भी कुछ मौतें हो चुकी, ऐसा क्या कारण है, समझने की जरूरत है। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा, दो तीन विकल्प, पहले तो पॉजिटिव बातें सभी लोग जानते हैं कि शराबबंदी से क्या लाभ होगा, सभी लोगों को पता है। जो नहीं जानता है तो भी बता सकता है शराब ना पीने से क्या इसके फायदे हो सकते हैं। पर उसके निगेटिव पक्ष को मैं समझाऊंगा आपको, समझने की जो ऐसी कौन सी घटनाएं आपको देखने को मिलती है जिस इस प्रकार की घटनाएं उभर कर सामने आती है। पहला तो इम्प्लीमेंटेशन के दर पर, जहां हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिस स्तर पर, वहां पर कुछ खामियां या कमी देखने को मिलती है। क्या खामियां हो सकती है, यह हर स्टेट की बात हो जाएगी, यहाँ से जोड़ के देखिएगा। तो यह देखिएगा यहाँ पर क्या खामियां है। यहाँ पर जो रक्षक है वही है ना सहयोगक के रूप में देखने को मिलता है। बहुत से देखिए घटनाएं आपको केस स्टडी के तौर पर या तो ओपन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा कि जो शराबबंदी जिसको लागू करने के लिए कहा जा रहा है ना, वही शराब का सेवन कर रहा है ना, वीडियो पार्टी लीक होता है। तो इस पर क्या निर्णय लिया ओपन प्लेटफॉर्म पर? कभी आपने इन मुद्दों को डाला है कि अगर मान लीजिए अमुक कोई व्यक्ति पकड़ा गया, शराब अधिकारी कोई है ना, हाल में बहुत से वीडियो आपको देखने को मिल जाता है सोशल मीडिया या तो इस तरह ओपन प्लेटफॉर्म पर, कोई अधिकारी शराब पी रहा है, पार्टी मना रहा है, कोई विधायक पार्टी मना रहा है, शराब पी रहा है, तो और भारत बिहार के भूमि पर मना रहा है, तो इसका मतलब आप पूर्ण शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या उस अधिकारी, उस विधायक पर कोई ठोस कदम उठाया गया है? और ठोस कदम उठाया गया, क्या उस ट्रायल को ओपन प्लेटफॉर्म पर रखा गया है? ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा गया। क्या उस केस स्टडी को किसी लोगों को, अधिकारियों को या आम लोगों के लिए सार्वजनिक किया गया? नहीं किया गया है। तो क्या आप यह कह सकते हैं कि आम लोगों में यह भय क्रिएट होगा कि नहीं मुझे वो कुछ सिस्टम कर लेगा? देखिए आम लोगों को पकड़कर जेल डालना आसान है, पर उसके मन से इस भय को क्रिएट करना कि हम शराब का सेवन करवाएंगे या इस प्रकार से हम बनाएंगे तो हमें एक कड़ी सजा, नजीर पेश करने वाली सजा दी जाएगी। तो यह कभी भी नहीं होगा जब तक हम जो जिम्मेवार पोस्ट पर बैठे लोगों को हम सजा नहीं देते हैं। साथ ही साथ देखिए जब कि कहीं क्षेत्र में बड़े स्तर पर शराब के खेप पकड़े जाते हैं, है ना, केवल उसको बुलडोजर से चलाकर या ट्रॉली मशीन से चलाकर बोतल को तोड़ देने वाले वीडियो से है ना, यह समस्या निदान नहीं होगी। उस पे लगे माफियाओं को समाप्त करना होगा। तो माफिया का जब समाप्ति की जाती है ना, उसको ओपन प्लेटफॉर्म पर रखिए उसके ट्रायल को। कहने का मतलब जैसे हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा, तो हो गया है ना ऑनलाइन, तो इधर दिया जाता है, उसकी सजा की पूरी प्रक्रिया को दिखाइए ताकि लोगों में यह भय क्रिएट हो, जो माफिया जो है उनमें भय क्रिएट हो कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी, ये मैं करूंगा, शराब के अनुचित व्यवहार, अनुचित खेप को हम लेकर आऊंगा बिहार के भूमि में, तो मुझे यहाँ पर ऐसी सजा मिलेगी। और जो भी अधिकारी इसके सहयोगी उनको बर्खास्त कीजिए। अब इस आधार पर जाकर देखिए होगा कि उसे केवल ये आधार नहीं देना है कि नहीं, आपको एक नोटिस देना है, बताइए कारण बताइए कि आपके क्षेत्र में आपको इस प्रकार से खेप मिला है।
नोटिस केवल नहीं देना। और देखिए ध्यान रखिएगा, इसका ड्रॉबैक एक यह भी है कि अब शिक्षकों को भी, इसके शिक्षक जो गण हैं उनको शराब जहाँ बन रहा है उनकी बरामदी या सूचना देने के लिए उपयोग किया जा रहा है। देखिए इसके लिए ऑथराइज सिस्टम डेवलप कीजिए। हाँ, एक ऑथराइज सिस्टम होना चाहिए, केवल वो शराबबंदी रोकने के लिए ही काम करेगा और उसके अलावा किसी अतिरिक्त है ना प्रोफेशनल लोगों का उपयोग नहीं किया जाएगा, अनप्रोफेशनल लोग। अब शिक्षक से बताइए शराबबंदी के चीज़ों को कहाँ चिन्हित करने के लिए कहा जाता है, वो पढ़ाएगा या शराबबंदी खोजता चलेगा, शराबबंदी के जो साक्ष्य उसको खोजता चलेगा। इसलिए बिहार को एक ऑथराइज्ड कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, केवल नियम बना देने से और चीज़ों को कवर करने से नहीं हो जाए कि हम शराबबंदी। देखिए आपका लक्ष्य सही है, उद्देश्य सही है, पर उसके आधार गलत हैं। आधार गलत है उसे लागू करने के लिए। तो आधार के लिए क्या करना होगा, पहला तो आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सख्त कार्रवाई करेंगे तो सभी के लिए होगा, केवल जनता के लिए ही नहीं होगा, आम लोगों के लिए ही नहीं होगा, अधिकारी के लिए भी होगा, विधायक अगर मिल रहे हैं कोई उनके लिए भी होगा। जो भी अधिकारी गण है वो आपको सीएम से लेकर जज से लेकर अधिकारी डीएम और जो भी अधीनस्थ अधिकारी सब पर वही नियम कानून होगा। मैं कहने का मतलब यह है कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, निम्न स्तर के पद पर बैठा हुआ, सभी के लिए एक नियम कानून होना चाहिए और बीच में जनता को यह लगना चाहिए कि मेरे लिए कुछ काम इस तरीके से हो रहा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके संदर्भ में देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसके पॉजिटिव बातें तो आप लोग खुद लिख लीजिएगा कि शराबबंदी रोकने से क्या होता है, फायदा क्या हो सकता है, महिलाओं का सामाजिक संरक्षण हो सकता है, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है व्यक्तियों विशेष के लिए, उसके बाद मनोबल विकसित हो सकता है, परिवार के प्रति दायित्व विकसित होगा और बहुत से फैक्ट हैं उससे आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए एक और आप लोग को पीटी फैक्ट याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, अंतर धार्मिक और अंतर जातीय दाम्पत्य जो होते हैं जानकारी जुटाएगी उसके लिए। होता है ना प्रेम विवाह आप लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, अंतर जातीय या अंतर जातीय धार्मिक होता है तो परिवार क्या होता है उससे बिछड़ जाता है। बहुत से परिवारों को लगता है कि मैं जो रिश्ते लेकर आया हूँ उससे मेरी बेटी या बेटा शादी करे, यही होता है ना। उसमें सामाजिक सभी चीज़ें सही करते हैं, पर जब भी लड़के पक्ष से या लड़की पक्ष से ऐसा किया जाता है कि अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह किया जाता है तो क्या होता है, अंतर धार्मिक कहने का मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में, ए बी धर्म होगा, अंतरजातीय मतलब एक ही धर्म होगा, धर्म एक है पर उसमें दो जातियां A1 और A2 समझ लीजिए। जैसे आपको अंतरजातीय विवाह हो रहा है तो दोनों ही क्रम में देखने को मिलता है कि जो दंपत्ति होंगे नवीन दंपत्ति तो परिवार से अलगाव हो जाता है, परिवार से अलगाव हो जाता है, परिवार उसे छोड़ देती है या उससे बात नहीं करते, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण बहुत सी चीज़ें हैं। पर उसी क्रम में देखने को ऐसा मिलता है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जहां पर इस प्रकार से किए गए विवाह में जो व्यक्ति है, लड़की है, उसकी हत्या हो जाती है और वो 6 माह तक अपने परिवार से उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। 6 माह बाद पता चलता है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है किसी कारणवश। वो कारण बहुत से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, सरदार वालकर हत्याकांड के मामले में पुनरावृत्ति नहीं हो उसके संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया है, 13 सदस्यीय कमेटी का, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, महिला और जो बाल कल्याण मंत्री है महाराष्ट्र की प्रभात लोढ़ा, मंगल प्रभात लोढ़ा होंगे इसके अध्यक्ष। तो 13 सदस्यीय कमेटी होगी जो यह जांच करेगा कि महाराष्ट्र सरकार अंतर धार्मिक अंतर जातीय विवाह दंपति हैं उनको ना सुरक्षा दी जा सके राज्य की तरफ से। तो इसके लिए देखिए वागेलकर का जो सरदार वालकर है घटनाक्रम उसको संदर्भ लिया गया। तो इस संदर्भ को समझिएगा जहां पर परिवार को 6 माह तक पता ही नहीं चला था कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। और सरदार वालकर क्या किया था, सरदार वालकर आपको किया था क्या कि आपको अंतरजातीय विवाह किया था। अंतरजातीय अंतर धार्मिक जो विवाह होता है इस प्रकार के विवाह के संदर्भ में जब भी मामले आएंगे तो महिलाएं ही प्रताड़ित होती है। ध्यान रखिए प्रताड़ित महिलाएं ही होती हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग में जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलता है कि इस प्रकार के बहुत से केस स्टडी है जहां पर महिलाओं का शोषण हुआ। वो सरदा दिल्ली का कांड, आफ्ताब का कांड हो या तो फिर आपको ये चीज़ें
आपको समझने की जरूरत होगी। सरदा वालकर जो हत्याकांड चल रहा है ना, आप सोच के देखिए, यही आफ्ताब मामला है, सरदा वालकर हत्याकांड, जिसे आप आफ्ताब कांड भी हम लोग कहते हैं, कहा जाता है। तो यह आपको समझने की जरूरत है कि हम किस क्षेत्र में कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो पीटी फैक्ट आप लोग को याद रखना है, और सरदा जो हत्याकांड हुआ है उसे भी आपको बैकग्राउंड में रखना है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे आप लोग को एक विकास मॉडल में आज पढ़ाऊंगा, गुजरात का विकास मॉडल, केरल का विकास मॉडल। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को विकास मॉडल के संदर्भ में आज ऐसी चीज़ें समझाऊंगा कि आप लोग को आने वाले समय में दो तीन चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि मॉडल क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, चुनाव आयोग को मैं लगातार, जब आप लोग को पहले वीडियो एनालिसिस किया था, ध्यान होगा कि मैंने चुनाव आयोग के संदर्भ में ये बातें बोला था। चुनाव आयोग को इतनी शक्ति दी जानी चाहिए कि वो है ना, इस प्रकार के अमर्यादित या आरोप जो लगाए जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, पार्टी विशेष द्वारा, तो उस पर कुछ सजा का प्रावधान वो कर सके। याद होगा आप सभी लोगों को, मैंने बोला था ना। तो देखिए, फिर चुनाव आयोग ने ऐसे ही जो टूल्स है उसका उपयोग करेगा, करने के आगे बढ़ गया है। तो क्या हुआ मामला, इसे देखते हैं। देखिए हुआ क्या है। चुनाव आयोग क्या करता है कि खिलाड़ी तो राजनीतिक दल के होते हैं, लेकिन अक्सर चुनाव के बाद कई दलों की ओर से चुनाव आयोग को गुनाहगार ठहराया जाता है। सुनते होंगे ना बार बार, 2019 का इलेक्शन, आम इलेक्शन हो, या तो उससे पहले 14 का इलेक्शन हो, या तो विधानसभाओं में विभिन्न इलेक्शन, आम चुनाव या पंचायत स्तर पर चुनाव हो, तो सभी लोग क्या करते हैं, जो हार जाते हैं ना, वो चुनाव आयोग पर अपने पार्टी का जो कमियों है, कमी को न दिखाते हुए, लोगों को, आम वर्करों को या तो जनता को न दिखाते हुए, सीधा सीधी निर्वाचन आयोग पर मर देते कि चुनाव आयोग ने हेरा फेरी किया है। तो इस प्रकार के विवाद लगातार आप सुनते होंगे। वो हर स्टेट में होता है, हर पार्टियों के द्वारा होता है। जो पार्टी अगर मान लीजिए हार जाता है, जैसे खासकर आम पार्टी, या तो अन पार्टियां, जैसे सपा पार्टी या इस प्रकार की पार्टियां जो हैं, यहाँ तो बहुत जगह भाजपा भी अपने विधानसभाओं क्षेत्रों में इसे देखने को मिले उनके नेताओं के द्वारा। तो देखिए होता क्या, वो सीधा सीधी अपनी हार को है ना, चुनाव आयोग के सीधे मर देता है। उसके समर्थन में क्या है, वो बोल देता है कि चुनाव आयोग ने क्या किया है कि हेरा फेरी किया है। तो इसी संदर्भ में देखिए, अब चुनाव आयोग अगला स्टेप उठा रहा है। तो बार बार ये चीजें बढ़ रही है, तो क्या होता है, मैंने उस दिन क्या बताया था आपको, याद होगा कि चुनाव आयोग जो आरोप लगाया जा रहा है उसका समाधान नहीं ढूंढता है, तो क्या होगा, लोकतंत्र पर जो विश्वास है लोगों का, वो कमी होगी। ये लाइन मैंने बोला था ना, याद होगा। आप जो भी लोग पहले से क्लास कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैंने ये बताया था या नहीं बताया था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को समझ में आए कि जो चीज़ें मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ, वही स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। आज न कल वो घटनाएं आपको घटेगी, और वो आयोग हो या तो कोई और भी संस्था हो, उस कॉन्सेप्ट को जारी करेगी, लागू करने का प्रयास करेगी। उस दिन मैंने वो लाइन बोला था कि लोकतांत्रिक जो मान्यताएं हैं उस पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा, और आम लोगों में ना लोकतंत्र से विश्वास कम होगा। तो देखिए, सेम लाइन आपको चुनाव आयोग इस संदर्भ में बोलता है। आगे मैं कवर करूंगा उसे, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी आक्रामक जो व्यवहार है चुनाव आयोग जो ठहराता है, तो चुनाव आयोग को ऐसे आरोपों का आक्रमण होने की तैयारी में है। राजनीतिक बयानबाजी की चुप्पी साधने के बजाय सवाल जवाब करेगा। मैंने उस दिन भी बोला था कि चुनाव आयोग को फ्रंट लाइन पर आना चाहिए, फ्रंट स्टेज पर आके इससे न पूछना चाहिए कि हाँ तुम पेश करो, सबूत पेश करो, नहीं पेश करो तो उन पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना ऐसा लगाइए ना कि पार्टियां 4 बार सोचे कि किसी संवैधानिक संस्थाओं पर कैसे हम प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। इस संदर्भ में कोई ठोस आधार नहीं है। प्रूव है तो प्रूव कीजिए, तो प्रूव कीजिएगा। एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा प्रूव करने के लिए, आप आइए उस प्लेटफॉर्म पर प्रूव कीजिए कि हाँ यहाँ मैंने अनियमितता अपनाया है। तब अगर सिद्ध होता है तो पूरा चुनाव आयोग के संदर्भ में जो भी संलिप्त व्यक्ति होंगे उस मतदान क्रम में, उन्हें पूरे को बर्खास्त कीजिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करने होंगे, तो ही लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इसी के संदर्भ में देखते हैं कि क्या बोलता है। तर्कहीन बुनियादी आरोप लगाए जाते हैं पार्टियों द्वारा, खासकर इंटरनेट मीडिया और तथ्यों के बाद फैलाए हुए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, ट्विटर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर मैंने आप लोग कुछ दिन पहले ही बताया ना, वहाँ ज्ञान से अधिक ज्ञानी बैठे हुए हैं। मैंने ये बात बोला था ना, हर लोग ज्ञान देना चाहते हैं। तो इंडिया में क्या है कि बिना फीस का वकील बनने का कॉन्सेप्ट है ना, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर चुनाव आयोग में महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सपा नेता और मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं,
उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में लगाए गए एक गंभीर आरोप को लेकर नोटिस जारी किया। अब इनसे जवाब मांगा गया, आप है ना प्रूव कीजिए। यह आयोग उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने का आरोप लगाते हैं और कहा कि सभा विधानसभा में मुस्लिम और यादव मतदाताओं के करीब 25,000 सॉरी 20 हजार वोट को वोटर लिस्ट से हटा दिए। तो भाई आप साक्ष्य दीजिएगा ना, हटाया कैसे क्या है, इसके लिए साक्ष्य दीजिए। और नहीं है तो आप गलत बोल रहे, भ्रम पैदा कर रहे तो आपको रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके तहत प्रावधान किया जाएगा, आपको आरोप तय किए जाएंगे। प्रमाण मांगे हैं चुनाव आयोग, अब प्रमाण आप वो देंगे, अगर है तो सही है, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए शिकायत तथ्यपरक आरोपों या शिकायतों का सम्मान है, चुनाव आयोग बोला गया है कि तथ्यपरक आरोप है ना तो उसका सम्मान किया जाएगा, जो भी होंगे उसको सी विजिल, आप कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था सी विजिल, बहुत से जनता को तो ये पता ही नहीं सी विजिल कॉन्सेप्ट में हमको करना क्या है। तो सी विजिल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में आपको मुहैया कराया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। कोई भी भ्रष्टाचार से संबंधित आयोग मामला देखने को मिलता है तो क्या कीजिए, आप सी विजिल में जाके दर्ज कर सकते हैं अपनी शिकायत, उस पर तुरंत एक्टिव होता है चुनाव आयोग और उस पर सक्षम हो। तो ये काम चुनाव के दौरान नहीं लोग करेगा, पर जब चुनाव हार जाएगा ना तो सारे हथगंडे अपनाएंगे अपने हार का दोषारोपण चुनाव आयोग पर मर देने का, ताकि कार्यकर्ता भी उससे खुश रहे और उस नेता के बाद में आके कार्यकर्ता भी एक बात को 100 बात बना के ह्यूमर फैला दे सिस्टम में और लोकतंत्र उससे प्रभावित हो, लोकतंत्र के जो आधार है, लोकतंत्र के जो कॉन्सेप्ट है वो प्रभावित हो। तो यही अपनी छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं लोकतांत्रिक। देखिए मैंने ये लाइन देखिए, लाइन लिखा हुआ है जो मैंने बताया था ना, भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट लगातार अपनाया जाए तो क्या होगा, यही होगा कि आने वाले समय में कि लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा कमजोर होगा। जो सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं लोकतांत्रिक आधार का, वो कमजोर हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लगातार है ना लोग ये समझने लगे ना तो ये हम क्यों जाके वोट करें। जब ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि चुनाव आयोग पार्शियल कर रहा है किसी पार्टी विशेष के लिए, तो देखिए बात है कि यहाँ समझने वाली बात है, संस्थाएं पार्शली हो सकती है पर इतनी नहीं हो सकती है कि इस स्तर पर जाके काम कर सके। और जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव के दौरान है, तो 1952 से लगातार चुनाव कराया जा रहा है। तो मान लीजिए वर्तमान सरकार 2014 के बाद सक्रिय हुई है, हालांकि पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही थी। तो मान लीजिए हम 14 के बाद पार्शियली हो रही, तो क्या 14 से पहले के जो चीजें आज पार्शियल हो सकती है, किसी क्षेत्र विशेष में जाके कोई चुनाव आयोग जाके समर्थन कर सकती कि किसी पार्टी विशेष, तो क्या 14 से पहले समर्थन नहीं कर रही होगी। तो आप पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है ना। तो आपके जितने भी चुनाव आयोग ने कराए होंगे चुनाव आपके क्षेत्र में, तो आप भी तो पार्शियल किए होंगे, तो आप इस आधार को नहीं मानिएगा पर वर्तमान 14 के आधार को जरूर मानिएगा। ये दोहरा जो रवैया होता है ना, यही सबसे खतरनाक होता है लोकतंत्र के लिए। तो इसका मतलब आप भी कहना चाहते हैं कि हमने भी कभी कराया होगा, हमने भी जीत कर आया तो हमने भी कराया होगा ना। जब आज चुनाव आयोग अगर किसी पार्टी विशेष को उसके अनुसार चीज़ों को मॉडरेट कर रहा है, चुनाव प्रक्रिया को मॉडरेट कर रहा है, तो आप भी कभी किए होंगे। तो इसलिए प्रश्न चिन्ह सब पर होना चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं दोनों स्थितियां लोकतंत्र को खतरनाक बनाती है, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को, तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए सूरजकुंड मेला पीटी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ये सूरजकुंड मेले पार्टनर के रूप में सूरजकुंड मेला हो रहा है ना, उसमें पार्टनर के रूप पहली बार पाकिस्तान शामिल हो रहा है। तो ध्यान रखिए पीटी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे VVI श्रेणी रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पीटी के संदर्भ में पूछ सकता है। तो क्या है, 9 वर्ष जो होंगे 19 फरवरी तक, जो 3 से लेकर 19 फरवरी तक 36वें सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है। ऐसा पहली बार होगा जब पार्टनर कंट्री के रूप में पाकिस्तान भागीदार ले रहा है। अब मेले की संघाई सहयोग संगठन से जुड़े कई देश इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस पर मैंने पहले भी न्यूज़ कवर किया था। देखिए यहाँ पर क्या है कि चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान प्रमुख रूप से जोड़ा जाएगा पार्टनर के रूप। अभी तक 25 देशों ने केंद्र की ओर से आमंत्रित किया गया है। इसमें प्रमुख क्या है, मंगोलिया, ईरान, बेलारूस, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, श्रीलंका, नेपाल, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, UAE, कुवैत
म्यांमार, मालदीव, बहरीन। तो इन देशों का नाम याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से प्रश्न पूछे छूटे नहीं। ये सूरज मेला कंड क्या होता है, यह आप लोग को याद रखना है। वर्ष 1987 से प्रारंभ हुआ है। कंट्री थीम की शुरुआत 2009 से स्टार्ट हुई, 23वें सूरजकुंड मेला से हुई है। तो ये सब पीटी फैक्ट है, याद रखिएगा। यही सब आप लोग को पीटी कहीं और मैगजीन में मिलेगा। तो लगातार आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कवर कीजिए, आपको सारे करंट डे कम कवर होंगे। तो 23वें सूरजकुंड मेला में कंट्री थीम, अर्थात किसी देश को हम एक कंट्री थीम के रूप में देंगे और उसके प्रोडक्ट को हम स्पेशल तौर पर प्रमोट करेंगे, तो ये कंट्री थीम को फैसिलिटी मिलती है। ध्यान रखिए, इस मेले में कंट्री थीम पार्टनर के रूप में सबसे पहला देश मिस्र था। तो याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप बताइए कि किस देश के राजा जो है, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनका नाम बताइएगा, कौन वो आ रहे हैं। चलिए, इसी तरह पार्टनर जो है, इस मेले का सबसे पहला पार्टनर कंट्री मिस्र को बनाया गया था। पार्टनर कंट्री पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की ऑनिक्स स्टोन, ध्यान रखिएगा, कि मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑनिक्स स्टोन क्या है, इसको गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा। एक प्रकार का पत्थर कलाकृति है, तो इसे आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल पर। और बहुत सी चीज़ें, पश्मीना शाल, कढ़ाई सूट, ये सब चीज़ें हैं ना, आप लोग ध्यान रखना किस देश से संबंधित है। और 2013 में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगाए गए थे। इसमें आपको बहुत से प्रोडक्ट सूरजकुंड के संदर्भ में पाकिस्तान के शिल्पियों को बढ़ावा दिया गया। तो लास्ट इन्होंने 2013 में भाग लिया, याद रखिएगा। तो 2-3-4 फैक्ट आप लोग को यहाँ से याद रखना। पहला क्या याद रखना है, यह कब आयोजित हो रहा है 36वां सूरजकुंड। दूसरा कि पहली बार पाकिस्तान कंट्री बन रहा है। एससीओ संगठन के जितने कंट्री मेंबर हैं उसको पार्टनर कंट्री बनाया गया है। और पार्टनर कंट्री अगर कोई बनता है तो इस शिल्प मेला जो होगा वहाँ पर उनको स्पेशल स्टॉल दिया जाएगा, उसकी सीमा अधिक होगी, वो ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ रख सकते हैं, ये सब फैसिलिटी मिलती है। साथ ही साथ अन्य देश 25 देश के लोग यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से देश आएंगे उसको भी याद रखना है। प्रथम कब हुआ था ये भी याद रखना है। कब पार्टनर कंट्री के रूप में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, पहला देश कौन था, सभी पीटी फैक्ट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को क्या करना है, कितना मिनट हो गया, 37 मिनट, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट हम लोग कवर करेंगे। आप लोग को क्या करना है, युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुराने और नए दोनों मित्र अपने कलीग को शेयर कर सकते हैं, अपने मित्र को शेयर कर सकते हैं। और जो भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। पीटी के प्रश्न और मेंस के प्रश्न आप लोग कवर कीजिएगा। ये चीज़ें आप लोग को करनी है। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने से आप लोग को बहुत सी फैसिलिटी, और टेस्ट है, टेस्ट आप लोग दीजिए। इसलिए टेस्ट, ओपन टेस्ट यहाँ रखा जाता है ताकि आप लोग सभी लोग इसमें भाग ले सके। और देखिए, बहुत लो प्राइस रखा गया है, ध्यान रखिए। अब समझ लिए 8189 टेस्ट अपडेट हैं युक्ति इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें से आप लोग 1225 टेस्ट यूपीएससी के लिए बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। 1225 टेस्ट आपको बनाए गए, जिसका मात्र प्राइस रखा गया 999, 1000 रुपये में 1225 टेस्ट, जिसमें आपको कितना क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं, 12,200, 2 शून्य बढ़ा दीजिएगा ना, 12,250 आप लोग को है ना, नहीं सॉरी, क्वेश्चन कितना सेट हो गया, 1225 था ना। तो आप लोग 1,22,500 क्वेश्चन है ना यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। अगर इतना करके जाइएगा तो यूपीएससी की कैपेसिटी ही नहीं है कि आप इससे बाहर आ जाइए। बस है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ना, कि आपने क्या पढ़ा है, किस रूप से उसका आंसर देना है, कितने सिली मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप लोग करते क्या है, इधर उधर भटकते रहते हैं। लास्ट में आप लोग एग्जाम से पहले 1 महीना पहले टेस्ट दीजिएगा, तो क्या होगा, उससे इम्प्रूवमेंट डेवलप होगा। टॉपिक पढ़िए, चीज़ें पढ़िए, टेस्ट दीजिए। और सभी टेस्ट है, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट है, फुल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, मिक्स टेस्ट है। तो सभी टेस्ट को आप दे सकते हैं। करेंट टेस्ट है, करेंट दे सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट है, एनसीईआरटी दे सकते हैं। तो सभी अलग अलग तरीके के टेस्ट आप लोग को अवेलेबल कराए गए और लो प्राइस में कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग चीज़ों को यूज़ करना सीखिए। देखिए, अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो 1,000-2,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ राशि नहीं होती है। बस एक सिस्टम डेवलप कर लीजिए अपने अध्ययन अध्यापन में। हमको टेस्ट देना है तो देना है, और टेस्ट से ही आपका मूल्यांकन होगा। ध्यान रखिएगा, टेस्ट ही आपका मूल्यांकन कर पाएगा क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जितने लोग हैं
जो सीरियसली मेरी बातों को लेते हैं, समझते हैं, तो याद रखिए आपको टेस्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होगा, आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। मान लीजिए सूरजकुंड में पढ़ा दिया, आप इसको कितना स्तर तक, इसके कितने डायग्राम को समझे, कैसे आप जानिएगा। चीन विवाद को मैंने समझा दिया पिछले क्लास में, अभी भी समझाया, तो उसके कितने डायग्राम है तो टेस्ट में ही पूछे जाएंगे ना। तो आपने कितना रिकॉल किया है ये कैसे जानिएगा, इसके लिए टेस्ट होता है। टेस्ट आप दीजिए, तो टेस्ट देने के बाद बहुत सी चीज़ें ना जानते सीख जाइएगा, और वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी इसी तरीके से किया हुआ है जो आपको एग्जाम में क्लियर करेगा सारी चीज़ों को। देखिए, चीन एकमात्र ऐसा देश है ना, पड़ोसी देश, जिसकी सीमा, जितनी भी सीमा देश से लगती है सबके साथ विवाद है इसका। विश्व में एक ऐसा एकमात्र देश है, तो ये इसकी एक खूबी है, तो उसको हम लोग समझेंगे भाई क्यों विवाद करता है। तो देखिए यहाँ पर साथ ही साथ 22 देशों के साथ या 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसका कलर मैं चेंज कर दूं, 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पर इसका सीमा विवाद 22 देशों के साथ है। एक सीमा स्थल से जुड़ा जो सीमा विवाद तो है, ये अन्य जो देश है समुद्री सीमा के विवादित इनके क्षेत्र डेवलप किए हैं, तो उसी में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कि नेपाल के साथ है, वर्ष 1961 में संधि हुआ, 1415 किलोमीटर का विवाद क्रिएट होता है। तो नहीं, इससे पहले आप तिब्बत कहाँ गए भाई, तिब्बत को पहले समझिए। तिब्बत इधर है। देखिए तिब्बत क्या किया, 1950 में तिब्बत को इसने हिमालयी जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया, 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर नियंत्रित कर लिया। क्योंकि यह तिब्बत आध्यात्मिक गुरुओं का क्षेत्र देश रहा करता था, शांति प्रिय देश हुआ करता था, इस पर आसान था इस पर हड़प नीति हड़प जो नीति है। आप लोग ये कॉन्सेप्ट और बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन कर रहा हूँ, भारतीय इतिहास में जब आधुनिक भारत चल रहा था उसमें कोई हड़प नीति अपनाता था, 2-3 वारसराय हैं उनका नाम बताइए, और सबसे प्रचलित हड़प नीति जो था किनका था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो राज्यों का अधिग्रहण करते थे ना, जिसको हम लोग हड़प नीति या तो अधिग्रहण नीति भी कहते हैं, वो कौन कौन वारसराय थे। उसी प्लेटफॉर्म पर उसी चीज़ों को लेकर चीन भी चलता है। अब उसका मन चलता है तो मान लीजिए चीन का क्षेत्र ये है, मान लीजिए इसके आसपास क्षेत्रों को दावा कर देता है, दावा करता है, उसके साथ लगातार युद्ध करता है, लगातार मौक युद्ध करेगा, वाक युद्ध करेगा, उसका शक्ति प्रदर्शन करेगा, उसके बाद उन क्षेत्रों पर बोलेगा मेरा दावा है भाई हमको दो, हम तुमसे विवादित करते हैं। और इस क्षेत्र में जितने हैं वो सबसे विकसित है, इसके बनिस्पत जितने भी देश है, अगल बगल जितने भी देश है ना, उससे विकसित है, तो भाई हर चीज़ में मैटर में पॉजिटिव हो जाता है। तो लास्ट में पता चलेगा दलाई लामा जैसे लोग भारत में शरण ले रहे हैं बहुत लंबे अरसे से। तो जब ये चीन पर किया, तिब्बत पर किया, तो चीन तिब्बत की सीमा नेपाल से मिलती थी, भूटान से मिलती थी, तो ये दोनों पर भी आपको इन्होंने दावा कर दिया 1961 में। सोच के देखिएगा, चीन कहाँ था पहले, आपको तिब्बत में आकर विवाद क्रिएट करता, उसके बाद भारत और जो आपको है ना भारत है, आपको ऐसे देखने को मिलेगा भारत, तो नेपाल पर भी दावा करने लगा, अरुणाचल प्रदेश को भी दावा करने लगा, तो इन क्षेत्रों पर इसने दावा लगातार बढ़ा देता है। तो ये सब क्षेत्र को देखिएगा, यहाँ पर सारे डायग्राम दिए हुए, जब पेपर आप लोग को मिलेगा ना, ऐप पर जाकर देखिएगा, वहाँ पर इसको बस हूबहू बस लिखिएगा, नेपाल सीमा कितना है, विवाद कब से स्टार्ट हुआ, बस इतना याद रखिएगा। इसी तरह सब देश के साथ आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अब भारत के साथ देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखिएगा, कितना सीमा साझा करता है, एक सेकेंड, कितना सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और 83 वर्ग किलोमीटर जो जमीन कब्जा किए हुए अक्साई चीन के संदर्भ में जो बातें की जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में, तो ये कितना 43,000 वर्ग किलोमीटर का अवैध कब्जा किए हुए। और भारत चीन सीमा विवाद वर्ष 1957 से चल रहा है, और मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था, आप लोगों को समझ भी गए होंगे। और यह क्या करता है, अरुणाचल चीन है ना, अरुणाचल प्रदेश के मेक मोहन लाइन को है ना नहीं मानता है, तो नहीं मानता, तो मैंने आपको क्या बताया था, अक्साई चीन के मामले में दावे खारिज करता है भारत। तो मैं आपको क्या बताया था, भारत को अगर इन मामलों से बाहर निकलना है ना, चुपचाप शांति से क्या कीजिए, आर्थिक सशक्त कीजिए खुद को। सेना तो सशक्त है ना वर्तमान में, आर्थिक रूप से सशक्त होइए, मैन्युफैक्चरिंग बनाइए, डेवलपमेंट मार्केट बनाइए, और चीन के जितने प्रोडक्ट है उसका 2 कॉपी उससे कम रेट पर आप क्रिएट कीजिए। देखिए चीन की एकड़ी कैसे समाप्त हो जाती है। चीन है ना आने वाले समय में ऐसी स्थिति में घिरने वाला है ना, उसका ना ओ होगा ना टो होगा। कहने का मतलब ये बिहारी लैंग्वेज है, ओ है ना टो होना, अर्थात न इसका आगे होगा ना पीछे होगा, ये बिना पगहा का ये घूमता रहेगा कि हमको भी कुछ दे दो भाई, हमको भी कुछ दे दो, ये उसी रास्ते पर चल रहा है। ठीक ना, अभी
अभी लग रहा है इसको एंजॉयमेंट लग रहा है कि मैं सभी देशों के साथ दादागिरी कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपको समझ जाइएगा कि आने वाले समय में चीन की जितनी दुर्गति होगी ना, उतना दुर्गति किसी विश्व में किसी देश की नहीं हुई होगी। यह जानबूझ के बोला जाता है ना, ओखली में सर डालना और कुचना, जो आप लोग सुनते होंगे ना, ये कहावत है बिहारी महिलाओं के द्वारा यह बोला जाता है, या अन्य भाषाओं में इसको यूज किया जाता है, अन्य माध्यमों की तरह, अन्य लोगों की, कि हम ओखली में अपना सिर जानबूझ के देते हैं और बोलते हैं कि कुचो हमको। तो आने वाले समय में चीन इसी को रास्ते पर बढ़ने वाला है। यह 20 से 25 साल 30 साल के बाद इसको असर पता चलेगा कि हमने कौन सी गलतियां पूर्ववर्ती क्षेत्रों में कर दी, पूर्ववर्ती रूप से कर दी। आंतरिक कलह इतना इसके क्षेत्रों में बढ़ने वाला है ना कि आप अभी इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। बस समझिएगा, वेट एंड वाट स्थिति के कॉन्सेप्ट पर चलिए। आने वाले समय में इसकी जो दुर्गति होगी ना, हम लोग पाकिस्तान से इसकी बुरी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि यह उसी रास्ते पर है। अभी लग रहा है कि हाँ चीन की दादागिरी सभी जगह हो जाएगी, पर आने वाले समय में हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। चलिए, हो गया ये सब। अब आइए आज का पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट और इंटरव्यू फैक्ट पर हम लोग बात करेंगे। और देखिए क्या है ये, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतने समय के बाद मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में काम देगा। आगे यहाँ नहीं लिखा हूँ, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन में लिख दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, भारत में है ना, जब भी बात होती है ना, 2 मॉडल की बात होती है। केरल मॉडल की बात होती है, एक गुजरात मॉडल की बात होती है। उसके बाद अन्य राज्यों को उसके साथ जोड़ा जाता है। इन 2 राज्यों के मॉडल के साथ अन्य राज्य, जैसे बिहार मॉडल हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश मॉडल हुआ, उसके बाद आपको यूपी का मॉडल हुआ। इस प्रकार से अन्य राज्यों के मॉडल जोड़ा जाता है। अब बोला जाता है हर राज्य में कि ये मॉडल है ना विकास के लिए, अर्थात विकास जो होगा उस क्षेत्र विशेष में, इसके लिए आवश्यक है। पर 2 आधार आप लोग जानिएगा, केरल मॉडल और गुजरात मॉडल इम्पोर्टेंट रूप से सभी राज्यों के बनिस्बत तुलना की जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा, मान लीजिए यह गुजरात मॉडल है और आपको यह केरल मॉडल है, इसके बनिस्बत और भी लोग खड़ा होकर ये बोलते हैं मेरा मॉडल आप लोग यूज कर सकते हैं राज्य के विकास के लिए। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कैसे ये उपयोगी, और क्यों इतना इस पर बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री और जो भी विधि निर्माता उनके द्वारा ये कहा जाता है विश्व में मॉडलों की चर्चा होती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी इससे प्रश्न पूछे, और खासकर इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए, इससे आपको प्रश्न पूछेगा। जब भी बात जाएगा तो उसमें मान लीजिए उसको कुछ समझ में नहीं आएगा इंटरव्यू ने कि आपसे क्या प्रश्न करना चाहिए, किस रूप से हमको कवर करना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था हमेशा चलता है ना, विकास की बात हमेशा होती है कि राष्ट्र में विकास, क्षेत्र में विकास कैसे हो, तो उसी में पूछ देगा आप लोगों को। बताइए कि विकास के कुछ मॉडल है ना, उसमें मॉडल में आप जानते हैं उसके बारे में, आपको पता है तो आपको बताना होगा। गुजरात मॉडल, केरल मॉडल है, तो उसमें क्या मॉडल में चर्चा है। इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछेगा। उसका थीम क्या है, वो क्या चाहता है, क्या अन्य मॉडल भी अपनाए जाने चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न आपको इंटरव्यू के दौरान कर सकता है। तो आपको क्या करना है, इन सब सवालों का जवाब आज ढूंढ लेना है। तो चलिए हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो की नोट्स में हम लोग देखेंगे, यह यूपीएससी का जीएस पेपर 3 में ये कवर होगा, विकास के गति के लिए प्रचलित मॉडल। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये सब चीज़ें कवर कर लेनी है। 48 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए अभी समय है हम लोग पास। तो जगदीश भगवती और आमद सेन, जो आमद सेन के बारे में पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आमद सेन व्यक्ति हैं, तो उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है ना, दिया गया है ना। किस वर्ष नोबेल पुरस्कार आमद सेन को दिया गया, किस बुक के लिए दिया गया है, अर्थात किस लेख के लिए उनको दिया गया यह। साथ ही साथ इनका वर्तमान सबसे न्यूएस्ट बुक लेख कौन सा है, बुक कौन सा है, आप लोग वो बताइए। और इनके 4 बुक्स का नाम आप लोग जरूर बताइएगा, इम्पोर्टेंट है सारा। और यह जो गरीबी सूचकांक देते हैं उनमें इनकी थ्योरी क्या है। मैंने आप लोगों को गरीबी के संदर्भ में एक बार लेख आप लोगों को वीडियो एनालिसिस किया था, वहाँ पर आमद सेन और तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को मैंने बताया था किस प्रकार से यह गरीबी का आकलन करते हैं। तो ये आकलन क्या है, आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, और जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर दीजिएगा ना, बाकी का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, सभी लोग चीज़ें बनते हैं। तो चलिए, ये मॉडल आप लोग को आमद सेन और जगदीश भगवती का मॉडल याद रखना है। तो द्वारा प्रचलित गुजरात मॉडल है तो भगवती मॉडल कहलाता है,
और केरल मॉडल आपको आमद सेन मॉडल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहस जारी रहती है, प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। जब भी विकास की बात होगी तो इन दोनों की बात की जाएगी। तो यहाँ पर याद रखना है आधार क्या है मॉडल का, ये याद रखना है। तो व्यापक अर्थ में गुजरात जो मॉडल है विकास और बुनियादी ढांचा अर्थात अवसंरचना निर्माण की बात करता है, बड़े बड़े अवसंरचना निर्माण की बात कर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करेगा। तो उनका कहना यह होता है ना कि सिंपल सा अगर समझा जाए कि हम अवसंरचना निर्माण करेंगे तो उससे क्या होगा, टपकन सिद्धांत में ये होगा कि क्षेत्र आपका विकसित हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ अवसंरचना निर्माण किया जा रहा है, रोड विकसित किया जा रहा है, इसके आसपास के क्षेत्र में ऑटोमेटिक विकसित हो जाएंगे। इनके कहने का मॉडल यह होता है। वो क्या है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इनका कहने का मतलब यही है कि हम अवसंरचना निर्माण करेंगे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, उसके आसपास के क्षेत्र लोग हैं ना धीरे धीरे स्वयं डेवलप होने लगे, उनका बुनियादी जो भी जरूरतें होंगी वो ऑटोमेटिक इनरिच होगा और बेहतर रूप से काम करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है कि अंतर्निहित तर्क यह दिया जाता है कि विकास और औद्योगिक विकास गरीबी कम करने की बड़ी भूमिका निभाएगा। यह वही बातें की जा रही, जब अवसंरचना निर्माण हो जाए उसके आसपास के जो लोग होंगे, विकास और औद्योगिक विकास के द्वारा गरीबी का जो स्तर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम करेगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद केरल मॉडल ने क्या कहा कि सामाजिक जो है सामाजिक मानव विकास पर जोर देता है, अर्थात सामाजिक और जो मानवीय विकास है उस पर बल देगा। अर्थात सामाजिक मान्यताओं के रूप में जो प्रचलित अवधारणा है जो सतत विकास का है ना, याद रहेगा सतत विकास में क्या किया था, महिलाओं की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है, साथ ही साथ जो महिलाओं से संबंधित मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, और भी बहुत से आधार हैं जिसके आधार पर सामाजिक मान्यताओं को के संदर्भ में बात करने की यहाँ पर वकालत करता है केरल मॉडल। तो आप देखते होंगे शिक्षा, महिलाओं के संदर्भ में चीज़ें वहाँ पर आपको आधार। अधिकाधिक क्या करता है, अधिकार अधिक दृष्टिकोण पर विशेषाधिकार बात करता है, प्राप्त करने की बात करता है, अर्थात सामाजिक और मानव विकास की पूंजी को डेवलप करने की बात करता है। भगवती गुजरात मॉडल, आमद सेन मॉडल कौन बेहतर मॉडल है, प्रबल समर्थक है, दोनों ध्यान रखिएगा। आपको भगवती गुजरात मॉडल और आमद सेन केरल मॉडल के प्रबल समर्थक हैं। भगवती मॉडल क्या कहता है, तो याद रखिएगा गुजरात मॉडल को मुख्य रूप से विकास और निजी उद्यमता संचालित अर्थात विकास के लिए निजी पार्टनरशिप को डेवलपमेंट के लिए यूज करने की बात करता है, और जबकि केरल मॉडल मुख्य रूप से पूर्ण वितरण और राज्य संचालित विकास के रूप में आपको वर्णित करता है, अर्थात सामाजिक और विकास के न्याय कौन करेगा, राज्य को जवाबदेह बनाओ। तो ये मॉडल है, आप लोग को याद रखना है, और आगे मैं बताऊंगा लास्ट में कि किन मॉडलों पर हमारे देश में लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि केरल मॉडल क्या करता है, पूर्ण वितरण करना, राज्य को संचालित विकास डेवलपमेंट करना है, और आपको गुजरात मॉडल क्या कहता है कि निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना ताकि विकास और डेवलपमेंट हो। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब संचालित जो विकास के लिए व्यापक रूप से पृष्ठभूमि क्या है यह समझिएगा। ये जो मॉडल का पृष्ठभूमि क्या, क्यों ऐसा मॉडल डेवलपमेंट किया गया दोनों राज्यों में अलग अलग तरीके से। तो आमद सेन का विचार आप समझिएगा पहले। उनका मानना क्या है कि केरल अनुभव को साझा करते हुए क्या बोलते हैं, उस सामाजिक व्यय जिसके परिणाम स्वरूप विकास हुआ है अन्य राज्यों का अनुसरण करने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपनाया जा सकता है। जो सामाजिक व्यय जो केरल किया, अपने सामाजिक व्यय जो लोगों पर उसने खर्च किया है, उससे उत्थान के लिए, गरीबी कम करने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सतत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर उसमें इन्वेस्टमेंट राज्य करता है तो जो अन्य मॉडल के रूप में वो प्रस्तुत हुआ है राज्य, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आमद सेन इनके आधार पर इस मॉडल की वकालत करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। उनका विचार है कि गुजरात विकास मॉडल क्या सामाजिक पक्षों में कमजोर ग्रस्त है और इसमें सफल नहीं माना जा सकता है। इनका विचार यह है कि गुजरात मॉडल जो सामाजिक पक्षों में काम नहीं करता है तो यह क्या करता है कि सफल नहीं हो सकता। ये बातें इनके द्वारा की गई है। अब यहाँ याद रखिएगा क्या यह सही आधार है नहीं है, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। तो किसी को अभी आकलन मत कीजिए, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको बस याद करते चलिए, इसको देखते चलिए। अब आमद सेन क्या करते, गरीबी मापने के लिए केवल उपभोग आधार पर बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रभाव करते हैं। तो गरीबी के आकलन को मैंने आप लोग को समझाया था, गरीबी जब मैं पढ़ा रहा था टॉपिक आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, यह हो सकता है आपको पहले कवर किया गया होगा। तो ध्यान रखिएगा वहां पर उन्होंने क्या किया था, केवल उपभोग की बात की थी, जो उपभोग कर रहा है उसके आधार पर गरीबी आकलन होना चाहिए।
इसी मॉडल को आपने प्रश्न में पूछा था, आप लोग बताइएगा। उन्होंने क्या कहा, साथ साथ क्षमता दृष्टिकोण विकसित किया जाए, ऐसी अवधारणा जिससे संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के निर्माण को प्रेरित करे। तो ये केरल मॉडल ही पूर्ति कर सकता है, जो सतत संयुक्त राष्ट्र में मानव विकास सूचकांक है। तो आप लोग ये बताइए कि इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, बताइएगा। मानव विकास सूचकांक में 2022, 21 और 22 में भारत की रैंकिंग कितनी है, और इस संस्था है ना, इसकी संस्था के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी करती है। चलिए, इस कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट है क्षमता दृष्टिकोण। नोट याद रखिएगा, क्षमता दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सहित विभिन्न कारकों को सामने लाता है, जिसमें पहल कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को बाहर रखा गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास की बात करता है। अब अंतर कैसे है दोनों में, केरल मॉडल में और आपको गुजरात मॉडल में अंतर कैसे, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विकास दृष्टिकोण के मामले दोनों मॉडल पूरी तरह भिन्न है, और दोनों का आधार क्या है, लोगों का विकास करना, अर्थात राज्य का विकास करना दोनों का आधार है। पर माध्यम अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, पर बिंदु एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है कि लोगों का विकास कैसे हो। उसे समझिए पहले कि केरल जो है मॉडल राज्य वांछित सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करता है, ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। जबकि गुजरात क्या करता है, गुजरात आपको मॉडल ध्वनि आधारित सॉरी यहाँ क्या लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आर्थिक विकास की बात करता है। उच्च आर्थिक विकास के संदर्भ में आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने की बात करता है। जब हम स्टेट में क्या करेंगे, उच्च निर्माण कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे और संरचना को निर्माण करेंगे, तो उससे बिहाफ में बाय प्रोडक्ट के रूप में लोग विकसित होंगे, लोगों में आय आएगी, लोगों का आय वृद्धि हो, तो आय वृद्धि हो तो क्या होगा, सशक्त लोगों का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें जो भी सामाजिक परिवर्तन है करने के जो लक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। तो ये अंतिम पायदान के रूप में सामाजिक परिवर्तन को देखता है गुजरात मॉडल, कि पहले आप लोगों के हाथों में पैसा दे दीजिए, ठीक ना, पैसा दे दीजिए, तो उसके बाद पैसे होंगे तो डिमांड उनका बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उसके रहन सहन में बदलाव आएगा, रहन सहन बदलाएगा तो जो भी सामाजिक मान्यताएं हैं जिसमें सामाजिक परिवर्तन के साथ लोगों का बढ़ावा देना है, उसमें ऑटोमेटिक अंत में सुधार आने लगे। यही गुजरात मॉडल बोलता है। पर केरल मॉडल क्या करता है, पहले सामाजिक परिवर्तन करो, लोगों को पढ़ने के लिए बोलो, महिला सुरक्षा डेवलप करो, महिलाओं का विकास करो, स्वास्थ्य करो, और भी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दोनों मॉडलों से कई उपलब्धियां और हानियां हैं, तो वो आप लोग को समझने की जरूरत है कि कैसे अब हानि और उपलब्धि है। चर्चा इस बात पर है कि क्या है, चर्चा इस बात पर कि भारत विकास के कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए। चर्चा इस बात की है कि भारत का जो विकास होगा किन मॉडलों का अपनाना चाहिए, केरल मॉडल को या गुजरात मॉडल को, किस मॉडल को अपनाना चाहिए जिसके अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। और दो ही आधार है, या तो आप देखते होंगे या तो आर्थिक आधार पर लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है या सामाजिक आधार पर, यही दो आधार है ना, तीसरा कोई आधार है, हाँ इसमें कुछ और ऐड करेगा तो अन्य राज्यों का मॉडल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो ही आधार है, एक अवसंरचना निर्माण के साथ आर्थिक सशक्तिकरण कर देना, या सामाजिक आधार पर लोगों को सशक्त कर देना, जिसके बाद आर्थिकी स्वयं डेवलप हो जाएगा। तो ये हम लोग समझेंगे आगे। तो याद रखिएगा, जहां तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संबंध हो तो दो मॉडलों के अच्छे पहलुओं को प्राप्त करना, प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पहले आप समझ लीजिए, दोनों के जो बेहतर होंगे उसको अडॉप्ट कीजिए और आप राज्यों में लागू कीजिए। तो यही सैद्धांतिक और अनुभव जिन साक्ष्य बताते हैं कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बीच एक सकारात्मक संबंध है। अब समान आधार पर अगर बात की जाए ना, तो क्या है, आर्थिक जो भी विकास है और सामाजिक विकास है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब तक हम सामाजिक लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे, आर्थिक लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे, तो सामाजिक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, जब तक हम सामाजिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे तो आर्थिक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब आर्थिकी आएगी तो ही सामाजिक आएगी, और सामाजिक हम लाने का प्रयास करें उसके लिए हमको आर्थिकी की जरूरत होगी। तो क्या है कि यह एक दूसरे के पूरक है, और व्यवहार जो है सैद्धांतिक अनुभवजन्य साक्ष्य यही बताते हैं कि दोनों इम्पोर्टेंट है राज्य के लिए, किसी एक के आधार पर हम चीजें नहीं ला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर
याद रखना है क्या, हालांकि जो आर्थिक विकास के साथ पर्याप्त रूप से सामाजिक विकास नहीं हुआ है। नोट आदि याद रखिएगा, अगर हम केवल आर्थिकी पर बल देते हैं तो सामाजिक विकास नहीं हुआ। लोग अमीर हो रहे हैं पर मौलिकता कहीं ना कहीं कम हो रही है, इसका आधार समझिएगा। बहुत से राज्यों में, बहुत से क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, या बहुत से व्यक्तियों में देखने को मिलता है कि लोग अमीर हो जाते हैं पर उनमें जो सामाजिक दायित्व होना चाहिए नहीं होता है ना। आप देखते होंगे टाटा ग्रुप समूह है ना, इतनी दान करती है, उनका लगभग 40% 55% आपको क्या जाता है, दान में ही चला जाता है, कभी कभी 60% तक दान वो कर देते हैं। क्या अन्य जो फर्म है, प्राइवेट फंड है, प्राइवेट फर्म जो होते हैं, क्या वो इतने स्तर पर दान करते हैं? नहीं ना। तो यही समझिएगा, सामाजिक दायित्व निर्भर नहीं होता, पर सामाजिक दायित्व को हम जब डेवलप कर ले तो आर्थिक ऑटोमेटिक डेवलप हो सकता है, एक आधार यह भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि हालांकि पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं हुआ, खासकर गुजरात के मामले में हम देखते भी हैं। यह एक विकल्प हमको मिलता है कि गुजरात मॉडल में सामाजिक दायित्व का जो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक विकास का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं कम हुआ है। तो पर आर्थिक विकास बहुत भरपूर मात्रा में हुआ है। यह गुजरात के मानव विकास सूचकांक की स्थिति से प्रचलित होती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में राज्यों का स्तर क्या है। एक डाटा आप लोग दीजिए जिसमें कुछ राज्यों का नाम बताइएगा। केरल का बताइएगा मानव विकास सूचकांक में, गुजरात का बताइएगा, बिहार का बताइएगा, यूपी का, झारखंड का, और जो भी अपने अपने स्टेट के सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। चलिए, मानव विकास सूचकांक में रैंक इनका क्या है, तो इसी आधार पर स्पष्ट होता है। साथ ही साथ केरल के सामाजिक संकेतकों के मामले में सकारात्मक प्रदर्शन किया, लेकिन अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित रही, क्योंकि इसे देश के निचले हिस्से में स्थान दिया जाता है। अगर विकास की बात, आर्थिक विकास की बात की जाए तो वो देश के जो भी हैं निचले रैंक में दिया जाता है, क्योंकि इनका विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ये दोनों देखिए एक दूसरे के विकास के अंटाडिक्शन डेवलप करते हैं। अगर हम सामाजिक प्राप्त करना चाहते हैं लक्ष्य, सामाजिक के लक्ष्य के साथ विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या है, हम आर्थिक को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आर्थिक भी बहुत जरूरी है राज्यों का। जब हम आर्थिक को विकास प्राप्त करते हैं, आर्थिक आधार पर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या विकास को प्राप्त करते हैं, तो सामाजिक लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्शन, एक दूसरे के विपरीत व्यवहार में आ जाता है, पर दोनों एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर आप समझिएगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। केरल मॉडल को समझते हैं। केरल मॉडल क्या है, तो केरल मॉडल पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई हुई है। गुजरात मॉडल में सुधार के बावजूद शिक्षा स्वास्थ्य मानकों में कमजोर है, वहीं केरल मॉडल क्या है, खराब आर्थिक आर्थिक मानकों के समर्थन में विश्व स्तरीय तुलनीय परिणाम देता है। केरल मॉडल जो है ना, आर्थिक के खराब समर्थन अर्थात खराब स्तर पर भी क्या करता है, विश्व स्तर पर सामाजिक रूप से, सामाजिक जो मानव विकास सूचकांक है उसमें उच्च है। तो यह आपको समझने की जरूरत है। जो मैं पहले भी बात बोला, केरल जो शीर्ष मानक जो है सामाजिकी संकेतों में संपन्न है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ उच्च अपराध के दर और आत्महत्या के दर में काफी पीछे। देखते होंगे महिलाओं के सिर्फ उच्च अपराध दर हैं जो उनमें है ना, इन राज्यों गुजरात और बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य भी इसमें उच्च स्तर पर प्राप्त किए, पर केरल कहीं न कहीं कमजोर है इस आंकड़े में। वो निचले पायदान पर था, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है राज्यों में, महिलाओं का अपराध कम होता है, आत्महत्या की दर कम रहती हैं। तो आपको ये सब चीज़ समझना होगा, सामाजिक दायित्व को आपको कम रहता है। विकास के इन मॉडलों में क्या है कि सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है, सबसे कम गरीबी अनुपात के साथ केरल में उच्चतम बेरोजगारी दर है। ध्यान रखिएगा। तो आप एक क्वेश्चन में बताइए सबसे उच्चतम दर, बेरोजगारी का उच्चतम दर किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा बेरोजगारी दर बताइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है। तो 5 टॉप का नाम आप लोग बताइए, 5 टॉप में सबसे ऊंचा बेरोजगारी दर कौन किस राज्यों में है। साथ में बिहार का आप बताइए, जिन जिन स्टेट से आप जुड़े हुए हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो अपने स्टेट का भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं आप लोग को बेरोजगारी दर के आंकड़े जो मैं हाल ही में कवर किया याद है या नहीं है। वहीं उच्च गरीबी अनुपात में गुजरात सबसे कम बेरोजगारी दर है। तो उच्च गरीबी अनुपात में गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी, तो दोनों कंट्राडिक्शन देखने को मिल जाता है, विरोधाभास देखने को मिल जाता है यहाँ भी।
साथ नोट याद रखिएगा, ये दोनों अनुप्रस्थ मॉडल है। अनुप्रस्थ मॉडल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, एक दूसरे के पूरक मॉडल के रूप में अनुप्रस्थ संकेतकों का नेतृत्व करते हैं, या पीछे चलते हैं या फिर राष्ट्रीय औसत के नेतृत्व करते हैं। अनुप्रस्थ मॉडल में ये कहा जाता है या तो पीछे है या तो राष्ट्रीय औसत के समतुल्य है या तो उससे ऊपर है। ऐसा नहीं कि वो, हाँ, इन एक दूसरे के अनुपात में कम अधिक हो सकते हैं, पर राष्ट्रीय औसत से दोनों अधिक है, अनुप्रस्थ मॉडल के रूप में देखने को मिलता है। अब विकास मॉडल में केरल और गुजरात मॉडल क्षेत्रवार विश्लेषण करते तो ही तो समझ पाइएगा कौन सा मॉडल ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए, अब मैंने दोनों का तुलना कर दिया मॉडलों का, उसमें कुछ बेसिक अंतर है। अब हम क्षेत्रवार, जैसे क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट हुआ उन राज्यों में, हम उसकी बात करेंगे। तो आर्थिक क्षेत्र में विकास क्या किया है, तो आर्थिक क्षेत्र में के विकास के मुद्दे पर क्या हुआ, उद्योग और कृषि जैसे आर्थिक क्षेत्रों में निवेश और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ क्या किया, वर्तमान मूल्य पर एसडीजीटी, मान लो गुजरात राज्य है ना, अर्थव्यवस्था दशकों से केरल की अर्थव्यवस्था की तुलना में 1 गुना अधिक है, अर्थात केरल से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है गुजरात का अर्थव्यवस्था। और जीएसडीपी क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसा पर एनएसडीपी, सॉरी जीएसडीपी तो आपको राज्य से संदर्भित हो गया। एनएसडीपी क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। उससे पहले मैंने इकोनॉमी के पार्ट में कवर किया है। तो एनएसडीपी के मामले में आपको क्या है, गुजरात राज्य है ना केरल से अधिक है, 1 गुना अधिक है। तो यहाँ याद रखिएगा, नोट याद क्या करना है कि केरल एनएसडीपी मौजूदा कीमत के गुजरात से बहुत नीचे है। खासकर 90 के दशक में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बावजूद केरल मौजूदा कीमतों के आधार प्रति व्यक्ति एनएसडीपी के मामले में गुजरात से नीचे अभी लगातार बना हुआ है। तो केरल नीचे है गुजरात के मामले में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एनएसडीपी जो प्रोग्राम, जो कॉन्सेप्ट है, वो राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, लोगों का आर्थिक मद जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति एनएसडीपी केरल बेहतर इसके बावजूद समावेशी प्रकृति को दर्शाता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है, समावेश। जबकि गुजरात की स्थिति आर्थिक विशिष्ट है, क्योंकि इसकी वर्तमान दशकों तक क्या है, इसकी अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि के प्रति जो व्यक्तियों का जो एनएसडीपी है, वो संबंधित वृद्धि के साथ साथ कमी नहीं हो रही है। तो लगातार दोनों राज्य अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कृषि क्षेत्र में देखिएगा, कृषि क्षेत्र में गुजरात निरंतर वृद्धि करता है, केरल की जो घटती हिस्सेदारी है। कृषि संबंध क्षेत्र में राज्य का अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, सभी लोग जानते हैं। तो बिहार में बताइएगा, बिहार और यूपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है कुल उसके इकोनॉमी में। चलिए, और देश में कृषि का योगदान कितना है, कितने प्रतिशत योगदान है नेशनल जो जीडीपी है उसमें, और उसके बाद इसका रोजगार में कितना योगदान है, प्रश्न आप लोग इसका बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नोट याद रखिएगा, गुजरात 2 दशकों के साथ एक अंतर संतुलित क्षेत्रवार विकास को बनाए रखे हुए है। और दूसरा कि राज्य के जो आबादी है, केरल की आधी आबादी कामयाब जो आज़ादी है, जो आबादी है, सॉरी आबादी, वो क्या किए हुए, लगभग 1/4 हिस्से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आता है, जबकि 1/3 औद्योगिक क्षेत्रों में लोग यहाँ पर आते हैं। केंद्र की आधी कामकाजी आबादी क्या करती है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों का सहारा लेती है, और केरल कृषि गंभीर कमियों को ग्रस्त है। याद रखिएगा, केरल प्रसिद्ध समावेशी विकास के क्रम में यह स्थिरता बहुत खतरा पैदा करती है। कृषि का योगदान अगर लगातार घट रहा है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्शन लेवल है कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सारा चीज़ है। तो कृषि लेवल में कमजोरी कहीं न कहीं घातक सिद्ध हो सकती है। अब औद्योगिक मामले में हम लोग देखते हैं, औद्योगिक मामले में क्या है, दोनों स्टेट, तो आप लोग को याद रखना है, गुजरात की कहानी, सफलता की कहानी केरल का दर्दनाक अनुभव है कि गुजरात इस मामले में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, पर केरल इसमें बहुत दर्द भरा अनुभव देता है। तो क्या है यह याद रखना आप लोगों को। गुजरात निवेशक बड़े प्रवाह उद्यमियों का बहुत आते हैं, देखते हो गुजरात वाइब्रेंट लगाया जाता है। हाल ही में एक गुजरात वाइब्रेंट का उपयोग लाया गया था, तो वो कहाँ पर आया था बताइएगा, और उसमें कितने पार्टनर देश आए थे। साथ ही केरल में इसके विपरीत औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य नहीं है, ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। तो गुजरात राज्य की आय जो है 1/3 क्या करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में आता है, और गुजरात राज्य भारत के
अत्यधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है, जिसके अत्यधिक निवेश अनुकूल राज्य होने की प्रतिष्ठा है, जहाँ पर निवेशक बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक गिग सिटी का नाम आप लोग को मैंने कुछ दिनों में बताया था, गिग सिटी। तो गिग सिटी कहाँ है गुजरात में, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जहाँ पर गिफ्ट भी इसको बोला जाता है, गिफ्ट सिटी, याद रखिए GIFT, गिफ्ट सिटी भी बोला जाता है। तो आप इसे बताइएगा कहाँ पर है, गुजरात के किस शहर में है, और उस पर निवेश किस तरीके से देखने को मिलता है। अब देखिएगा केरल की जो अर्थव्यवस्था है अपने पुराने औद्योगिक पिछड़ेपन के उबरने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर संघर्ष नहीं किया जा रहा, औद्योगिक जो पिछड़ापन उसको दूर करने के लिए आर्थिक सुधारों में भी क्या निवेश और औद्योगिक उत्पादन को काफ़ी मदद की है, बढ़ावा दिया है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सामाजिक उसके बाद सतत विकास के बुनियादी ढांचे में सामाजिक क्षेत्र में जब हम बात करेंगे गुजरात और केरल की, तो उसमें हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पर क्या बातें अलग तरीके से देखी गई। जिसमें सामाजिक मुद्दे पर केरल है ना, विकास और उपलब्धियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में सराहना, इसलिए इसे प्रशंसा इसके सामाजिक विकास के मॉडल को किया गया है। तो यह इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके साथ लगा हुआ है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लैंगिक जो विकास है, जिसमें स्त्री विकास की बात की जाती है। तो वहाँ पर क्षेत्र प्रगति जो उनकी की गई उल्लेखनीय रही, आंकड़े इसके बहुत बेहतर दिखाए गए हैं। यहाँ पर सतत विकास की बात की जाती है, सतत विकास के लिए बुनियादी ढांचे विकास की, तो जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं। सबसे पहले तो केरल है 93.91% के अधिक वजह साक्षरता दर के साथ सर्वोच्च स्थिति को कायम किए हुए, जो भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों सबसे पहले स्थान पर आता है। आप लोग जानते भी होंगे कि केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो उसके लिए सामाजिक दायित्व तो सतत विकास के बुनियादी ढांचे पर यह बल देता है, इसलिए केरल मॉडल में देखते हो साक्षरता दर सबसे अधिक आपको मिल जाती है। वहीं पर गुजरात में 79.31% के साथ 18वें पायदान के आसपास दिखती है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 74% है, उससे अधिक है। तो मैंने आप लोग क्या बताया था, अंतर विरोध जो कॉन्सेप्ट है, यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है पर एक दूसरे से कमी है। मान लीजिए कहीं गुजरात आप लोग को अधिक है तो केरल कहीं अधिक है, कहीं गुजरात कम है तो केरल अधिक है। तो ये अंतर आप लोग को विरोधाभास देखने को मिल जाता है, पर दोनों राज्य हैं राष्ट्रीय औसत जो है नेशनल एक पैरामीटर उससे कहीं अधिक मिलेगा आप लोगों को। इसे यहीं पर देखते हैं, शिक्षा के आधार पर दोनों राष्ट्रीय औसत से अधिक है पर एक दूसरे से कम है। तो आपको ये जो मैं आगे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया उसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। केरल ने स्वतंत्रता के समय क्या किया, बाकी हिस्सों की तुलना में साक्षरता भारी रहा, इसके संदर्भ को समझने की जरूरत है आपको। फिर उसके बाद जन्म दर जीवन प्रत्याशा में जो स्थान है केरल का, ये भी आप लोग को ध्यान रखने की, जहाँ पर कुल पुरुष महिलाएं के शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, प्रजनन दर, जन्म दर जैसी सभी प्रमुख जो स्वास्थ्य संकेतक केरल भारत में पहले स्थान के आसपास होता है या पहले स्थान पर रहता है। तो जितने भी सामाजिक जो परिदृश्य है वहाँ पर केरल ऊपर होगा। इसके पीछे आप लोग को ये समझने की जरूरत है। केरल में जीवन प्रत्याशा जहाँ 74.78% है, वहीं गुजरात और भारत की तुलना में काफ़ी बेहतर है, जहाँ क्रमशः गुजरात में क्या 68% है तो केरल भारत में कितना 67.5% है। 67.5 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। तो ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिए, केरल यहाँ पर अधिक है तो गुजरात यहाँ इसका आंकड़ा ऐसे दिया जाता है और भारत का ऐसे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से कमी अधिक है पर दोनों राज्य है ना, दोनों राज्य भारत के औसत जो पैरामीटर उससे अधिक है। तो मॉडल के रूप में आपको यह ध्यान रखना है, जो मैं आपको थ्योरी दिया हूँ पहले उसको याद रखना है। केरल के जीवन प्रत्याशा में आपको ये चीज़ें अंतर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुजरात। हालांकि क्या है, गुजरात आपको हालांकि केरल से बहुत नीचे है, लेकिन सभी प्रमुख स्वास्थ्य संकेतों में राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ऊपर है। जो आपको मैं अभी चित्र में बताया ना पैरामीटर देके, वहाँ पर आप समझिएगा कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो यहाँ पर तुलना केवल राज्यों के बीच की जानी चाहिए। इस संदर्भ में केरल के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक याद रखिएगा, जो कि साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर जैसे प्राथमिक सामाजिक विकास संकेतकों को मानती है। इसमें भारत 92.64 के साथ उच्चतम स्तर पर है, जबकि गुजरात ये मात्र कहाँ है, केरल जो है 92.64,
मानकों के साथ उच्चतम स्तर पर गुजरात क्या है 77.1% के साथ, उससे नीचे पर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ भारत में राष्ट्रीय सूचकांक जो है गुजरात में आपको 73.88 से कम है, ध्यान रखिएगा, ये भी चीज़ें आपको कवर करेगा। नेक्स्ट है गरीबी, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक सेकंड यहाँ पर हम महिलाओं और बच्चों की देखभाल रिकॉर्ड जो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि इन चीज़ों को भी आप लोग समझ सके कि महिलाओं की स्थिति वहाँ पर कैसी है दोनों राज्यों में। राष्ट्रीय आपात जो रिकॉर्ड ब्यूरो, मैंने हाल ही में इस पर आपको डाटा दिया था, उसको बताया था, इसको याद रखिएगा, उस आंकड़े को ध्यान रखिएगा कि भारत में महिलाओं के अतिक्रमण और दबाव आम बात है, यहाँ पर आम धारणाओं के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर महिला लिंगानुपात उच्च शिक्षा नामांकन और विकसित देशों की तुलना में जीवन प्रतिष्ठा दिखाई देने के लिए महिलाएं केंद्रित विकास पर केरल मॉडल की प्रशंसा की जाती है। मातृ समुदाय की अपेक्षा जो सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की जाती है, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। केरल में सामाजिक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है गुजरात की तुलना में अधिक है, जबकि केरल में अपराध यह स्पष्ट है, राष्ट्रीय औसत जो 52.24 है से ऊपर है, गुजरात में अपराध स्पष्ट रूप से नीचे देखने को मिलता है। अर्थात देखिए केरल एक दूसरे से तुलना कर रहा है, प्रति राष्ट्रीय औसत से अधिक यहाँ पर हर मामले में है। तो ध्यान रखिएगा, विवाद ऐसे उत्पन्न होता है। गरीबी और बेरोजगारी के संदर्भ में हम देख लेते हैं मामले। बेरोजगारी या गरीब क्या है, तो गरीबी और बेरोजगारी के मामले में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कम गरीबी अनुपात के मामले में केरल पहले स्थान पर है, गुजरात भारतीय राज्यों में आपको 16.63% के साथ 14वें स्थान पर देखने को मिलता है। तो ये आंकड़े हैं ना, ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं कि कौन सा राज्य कितने स्तर पर है, कौन सा राज्य किन आधारों पर है। लेकिन तेंदुलकर पद्धति के अनुसार यह राष्ट्रीय औसत जो है 91.2% उससे कहीं अधिक है, उससे कम है, अर्थात जो गरीबी का जो यहाँ स्तर है कम है, यहाँ पर ज़्यादा गरीबी नहीं है। पर राष्ट्रीय स्तर पर आपको चीज़ें जो एक दूसरे के तुलना में एक दूसरे के विरोधाभास में दिखते हैं। केरल मॉडल जो है केरल गुजरात मॉडल, सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है, बेरोजगारी या गरीबी में ही देखा जाता है, जो दोनों का आधार है। मान लीजिए हम मॉडल क्यों अपना रहे हैं, मॉडल इसलिए अपना रहे हैं कि बेरोजगारी और गरीबी का जो स्तर वो कम किया जाए, पर यह दोनों में विरोधाभास यहाँ देखने को मिलता है। जबकि केरल जो है सबसे कम गरीबी अनुपात वाला राज्य है, और जबकि गुजरात में इसमें आपको देखते हैं 98 प्रति हजार उच्चतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से शामिल है। तो क्वेश्चन बताइएगा, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में, टॉप 5 वाला जो मैं बताया वो आप लोग बताइएगा, टॉप 5 राज्य कौन है बेरोजगारी दर। अब यहाँ प्रश्न उठता है क्या मॉडल होना चाहिए, तो मॉडल देखिए, मॉडल राज्यों में वो होना चाहिए जिससे गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो। उसके लिए दोनों मॉडलों को है ना, हम लोग को उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पर वर्क करने की जरूरत है, और जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है ना उसमें संशोधन करने की जरूरत, उसमें बेहतर करके हम राज्यों में लागू कर सकते हैं। तो इसी में आप बिहार मॉडल देखते हैं, MP मॉडल देखते हैं, आपको यूपी मॉडल देखता है, तेलंगाना मॉडल देखता है। तो यही काम कर रहा है ये राज्य, जहाँ पर आर्थिकी के साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर बिहार, इसमें आपको इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एक नए मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। अंत में बात की जाए तो भारत में समग्र विकास चाहिए तो दोनों मॉडलों के पॉजिटिव पॉइंट को हमको लेकर आना है, ठीक ना। उसके बाद नेगेटिव जो पॉइंट है उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, उसमें कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, उसके बाद कहीं कहीं आपको इसे लागू कर सकते हैं हम अच्छे व्यापक तरीके से। अगर हम केवल एक गुजरात मॉडल को लेकर चलेंगे उसके भी सारे आयाम पूर्ति नहीं हो सकते हैं। अगर हम केवल केरल मॉडल को लेकर चलते हैं तो वो भी हम सारे आयाम को पूरा नहीं कर सकते। और समग्र भारत की बात की जाए तो इन दोनों मॉडलों की आवश्यकता है, तो आपको ये चीज़ें समझने की जरूरत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी विकास मॉडल आप लोग को बताया गया उसके आधार को आप लोग समझिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए देखिए पर्यावरण की बात की गई है, साफ हवा में सांस ले सके भावी पीढ़ी, जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी है उनके द्वारा की गई। देखिए मैंने लाइफ परियोजना की बात आप लोग को की थी, तो लाइफ है ना परियोजना जो हाल ही में COP26 के संदर्भ में बातें की गई है, वहाँ पर लाइफ जो संदेश दिया गया उसको मैंने आप लोग को स्लाइड शेयर किया था ना, सबको याद रखिएगा।
और लाइफ इस बार आप लोग इम्पोर्टेंट रखिएगा मेंस के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लाइफ परियोजना क्या है, इसके लक्ष्य कैसे निर्धारित किया, उस पर मैंने पहले चर्चा किया हो, तो आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा। इसी में आपको प्रधान जो राष्ट्रपति हमारे हैं क्या लॉन्च किए, ईवी यात्रा पोर्टल लॉन्च किए, इनको याद रखिएगा। राष्ट्रीय चित्रकार प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए गए, उसी के दौरान क्या किया गया कि ईवी यात्रा पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे पीटी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। और लाइफ जो संदेश है कोप 26 में जो दिया गया, 26 में दिया गया, उसे आप लोग याद रखना है। G20 सम्मेलन के बारे में इनके द्वारा चर्चा की गई, ये सब चीजें ना पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो मैं पहला आपको बताया ना कॉन्सेप्ट पहले पेज में तवांग के मामले में, वही बातें यहाँ की गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। पहले ही चर्चा इसका पहले पेज में ही कर दिया गया है, तो इसमें दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। अब देखिए डिजिटल मुद्रा के बारे में भी आपको न्यूज याद दिया है, तो डिजिटल मुद्रा के बारे में हमने न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है मेरे द्वारा। तो आप लोगों को क्या करना है, डिजिटल मुद्रा के बारे में कौन कौन सी बातें की जा रही है, जो 4 अनुसंधान है वो आपको यहाँ पर पहले एक सेकंड में जूम कर दूं। 4 जो संस्थान है याद रखिएगा कौन कौन, आपको 4 बैंक जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, भुवनेश्वर में ई डिजिटल जो आपको रुपया डिजिटल मुद्रा जो जारी किया जा रहा है, यह डाटा याद रखिए। पीटी फैक्ट के रूप में इनका पूछा जा सकता है। और जो भी चीजें हैं, जो G20 जो देश है उसमें से 19 देश है ना डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में काम कर रहा है। और किन देशों में डिजिटल मुद्रा अपनाया जा चुका है देखिएगा, यहाँ पर 11 देशों की सूची दी गई है, जिसमें बहामास, नाइजीरिया, एंटीगुआ, सेंट लुसियाना, सेंट विसेंट, गेंडास, ये सब जो 11 देश है वहाँ पर डिजिटल मुद्रा अपना लिया गया। सब पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, आप लोग को याद रखिएगा, ये सब कवर कर लेना। और बाकी चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं, तो जो भी है आपको डाटा अच्छे तरीके से याद रखना, उसे लिखते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, 1-2 न्यूज़ है, उसके बाद आज का न्यूज एनालिसिस। देखिए यह पहले भी बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, यह इससे रिलेटेड जो सर्वाइवल कैंसर है, बीपीएससी शायद 67 के जो पहला एग्जाम हुआ उसमें शायद पूछा है कि अगले साल जो है ना तक आ जाएगी गर्भाशय कैंसर के लिए वैक्सीन, जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है सर्वाइवल कैंसर के लिए, गर्भाशय युवा में जो कैंसर होता है उसके बचाव के लिए स्वदेशी जो सर्वावेक है उस वैक्सीन को लॉन्च करेगा अगले महीने। तो पीटी फैक्ट याद रखिएगा, अगला महीना अप्रैल से यह स्टार्ट हो जाएगा और बहुत कम दरों पर यह दिया जाएगा, 200 से 400 रुपये में भी शायद है, 200 से 400 रुपये प्रति खुराक रहेगा, तो बहुत कम दर पर रहेगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये स्टार्ट हो जाए। सर्वाइवल कैंसर क्या होता है आप लोग ये जानिए कि जो 2023 में मध्य जो 9 वर्ष से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइवल कैंसर की वैक्सीन जो पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को लागू करने की स्थिति में भारत होगा, तो यह आपको डाटा याद रखना है। और सर्वाइवल कैंसर होता है गर्भगृह होता है, वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड कैंसर के पार्ट्स वहाँ डेवलप हो जाते हैं, जिसके आपको चीज़ें उसके संदर्भ में हमें वैक्सीन नहीं मिलता या उसके समुचित दवा नहीं मिलता, जिसके कारण और भी स्थितियाँ खतरनाक होती चलती है। और याद रखिएगा प्रत्येक साल 80,000 महिलाओं को सर्वाइवल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, और इसमें 35,000 महिलाओं की मृत्यु हर साल हो जाती है सर्वाइकल कैंसर के द्वारा। तो कितना विभत्स स्थिति उत्पन्न करता है समझ सकते हैं। तो भारत जो HPV जो टीका क्यों नहीं बना पाया था इससे पहले, इस पर क्या बोलते हैं डॉक्टर अरोड़ा जो इसके हेड चीफ है, उनके द्वारा टीके की आपूर्ति विश्व स्तर पर सीमित कारक रही है। टीके के जो आपूर्ति थी वो सीमित का पिछले 5 वर्षों में इस टीके के लिए क्या हुआ है कि काम जोरों शोरों पर हुआ, विदेशी जो आपात धीरे धीरे सुधर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये सब आंकड़े आप लोग को कवर करना है, ठीक ना। देखिए फिर जाते हैं जयशंकर जी का आतंकवाद के संदर्भ में बातें जो की गई है वो याद रखिएगा। इनके द्वारा यही बोला जाता है बहुपक्षीय मंचों पर दुरुपयोग हो रहा है, जो चीन के मामले में बात की गई थी, याद रखिएगा जो चीन के मामले में वो बातें बोला है ना पहले, वही चीज़ें यहाँ पर आपको जयशंकर जी के द्वारा भी बोली जाए। जो मंच है अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वहाँ पर आतंकवाद को उचित परिभाषा नहीं की जा रही, परिभाषित नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर अच्छे आतंकवाद बुरा आतंकवाद के संदर्भ में वर्गीकरण किया जाता है। कहीं न कहीं विश्व समुदाय को यह
कहीं न कहीं प्रभावित करेगा और इस प्रकार की नीति बहुत से कारकों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इनके द्वारा ये बातें की गई है, उसे याद रखिएगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये बातें कर रहे हैं, यही चीज़ें हम लोग को समझने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा विषय पर खुली बहस में ये भाग लेने गए हैं यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल उसमें। वर्तमान में ध्यान रखिएगा 17वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी है, तो किस देश से है, क्वेश्चन में बताइए किस देश से चुने गए हैं, किस देश के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं शायद साबा कुरैशी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज एनालिसिस आप लोगों को चीज़ें कवर हो गया होगा। एक पीटी फैक्ट आप लोग को यह याद रखना है, जो संयुक्त राष्ट्र में महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस है, उनके संयुक्त रूप से महात्मा गांधी का आवरण प्रतिमा का अनावरण किया गया जयशंकर जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के परिसर में। तो याद रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ, कमेंट सेक्शन में पहले आप लोग दीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, किस संधि के द्वारा हुई थी, यह आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। और साथ में साथ पद्मश्री सम्मानित शिल्पकार जो है राम सुतार, उनकी बनाई गई मूर्ति को अनावरण किया जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा राम सुतार जो है वो किन किन मूर्तियों का निर्माण किए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता है। तो इनके द्वारा कौन कौन महत्वपूर्ण आपको दिया गया है, बनाया गया है प्रतिमा, और इनको जो पद्मश्री पुरस्कार है किस वर्ष दिया गया। तो आप लोग ये सब प्रश्न कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल। वीडियो हो गया है लंबा, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, इसलिए आप लोग वेट एंड वॉच करके चीज़ों को पढ़िए। डेली एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो साल में 365 टॉपिक आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और आप क्या करना, आपको आप है ना इन चीज़ों को कवर करते चलिए। चलिए हम फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।